नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि आज जो मेरा वीडियो होगा वो होगा द म्यूनसिपल पार्टीज़ के बारे में, इसकी संरचना, इनके जो फंड कमीशन होते हैं इन सब के बारे में, इनका जो सीट रिजर्वेशन होता है इन सब के बारे में बात करेंगे, इनके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। एक एक बातों का एक एक वर्ड का हम अर्थ आप लोगों को बताएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट वीडियो बहुत ही यूजेबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा एक 7 साल की लड़की थी जिन्होंने अपने पापा के फ़ोन से एक कमेंट किया था और उन्होंने स्पेशली मुझसे पूछा था कि इस पर वीडियो बनाइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं, जो म्यूनसिपल पार्टीज़ होती हैं, उनके बारे में क्या प्रावधान है, तो उनके बारे में और कौन से आर्टिकल के तहत उनकी व्याख्या की गई है, कौन से आर्टिकल में उनको क्या पावर दिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ इंग्लिश वर्ड हो सकते हैं इसमें बट मैं कोशिश करूँगा हिंदी ज़्यादा मैक्सिमम हिंदी वर्ड यूज़ करूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 पी जो डिफिनीशन की बात करता है यानी कि परिभाषा की बात करता है। तो इसमें अगर परिभाषा की बात जैसे कमेटी की बात करते हैं तो मीन्स होता है कमेटी यानी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 एस। डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट होता है यानी हर जो स्टेट में होता है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें कुछ निश्चित पॉपुलेशन होता है। इसके अलावा इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपका जो आता है, इसके बाद म्यूनसिपल एरिया हो गया, इसके बाद फिर म्यूनसिपालिटीज़ मीन्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद में पंचायत हो गया, पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या हो गया, इन सब के बारे में। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 243 क्यू, आर्टिकल 243 क्यू की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपल पार्टीज देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी स्टेट। इस चीज़ को ये हर स्टेट में इसको बनाया गया, इसको क्या कहते हैं, हर स्टेट में लागू होता है, हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूट यानी कि इनका एक कानून बनाया गया है, ठीक है। ये नगर पंचायत बाई व्हाट एवर नेम कॉल फॉर द ट्रांजैक्शनल एरिया that is to say to area to transition from the rural area to urban area। मतलब कुछ भी हो सकता है। म्यूनसिपल काउंसिल फॉर द स्मॉलर अर्बन एरिया एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर द लार्जर अर्बन एरिया। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो म्यूनसिपल काउंसिल एक होता है और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। जी हाँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैंने काफ़ी ये सवाल भी मेरे दिमाग में कुछ समय पहले की बात है जो था कि म्यूनसिपल काउंसिल एरिया क्या होता है और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो क्या होता है। जी हाँ, जो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जो स्मॉलर अर्बन एरिया होता है उसको वहाँ पर, ठीक है, म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से उसको उस पर्टिकुलर जो म्यूनसिपल पार्टीज होते हैं जो इनकी संरचना उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे ये शब्द यूज़ करेंगे, मतलब उस एरिया को म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो कोई अर्बन लार्जर एरिया है तो वहाँ पे ये शब्द वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में 243 आर की बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ द म्यूनसिपल पार्टीज़। तो इसमें कुछ चीज़ें, इसकी अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो सेव एज ए प्रोवाइडेड इन क्लॉज 2 ऑल द सीट इन द म्यूनसिपल पार्टीज शैल बी filled by the person chosen by the direct election from the territorial constituencies in the municipal area, and for this the purpose is the municipal area shall be divided into the territorial constitution to now the word the legislature of the state may be law provide। अगर इसके बाद में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में अगर हम आगे कुछ बढ़ते हैं तो इसमें जैसे पर्सनल हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इसमें जो लोगों को इसमें क्या कहते हैं अपॉइंट करते हैं तो उनके कुछ योग्यता होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, जिसमें से एक चीज़ ये है the member of the House of the People and the members of the Legislative Assembly of the state representing the constituency
विच द comprise only are the partly in the municipal area। मतलब ये बहुत सारे से ऐसी चीज़ें हैं। इसके बाद में चेयरपर्सन द ऑफ द कमेटी द कॉन्स्टिट्यूट अंडर द क्लाउज। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। 243 एस की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें जो वर्ल्ड कमेटी होती है उनके बारे में व्याख्या की गई है। इनके बारे में और सारे कानून को प्रावधान के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा अगर 243 टी की बात करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट, जिसके इसमें क्या होता है, कुछ सीटें जो होती हैं चुनाव के लिए वो रिजर्व होती है, रिजर्वेशन होता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 243 टी में इसके बारे में बताया गया है कि कितना रिजर्व होगा या कैसे भी होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 243 यू के बारे में अगर बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनसिपल पार्टीज एक्सेट्रा। देखिए इसमें जो ड्यूरेशन होता है यानी कि जो कार्यकाल होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें बताई गई। इसमें और भी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे इसमें जो कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं तो उसके भी अलग से अपने वो सारी चीज़ें उसके लिए भी होता है। इसके बाद में 243 वी की बात करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। देखिए म्यूनसिपल काउंसिल में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो भी व्यक्ति होते हैं या जो भी उसके मेंबर होते हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी कानून बनाया गया है। उनको कुछ ऐसे आधार बनाए गए जिन आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद 243 डब्ल्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर पावर अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपल पार्टीज एक्सेट्रा के बारे में बताया गया है। 243 डब्ल्यू क्या बोलता है, 243 डब्ल्यू बोलता है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपल पार्टीज एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है किसमें, 243 डब्ल्यू में। अगर इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 243 एक्स की अगर बात करते हैं तो पावर ऑफ इम्पोज द टैक्सेस बाय एंड द फंड ऑफ द म्यूनसिपल पार्टीज। देखिए जो गवर्नमेंट होती है, चाहे म्यूनसिपल पार्टीज हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी, तो उनके इनकम का जो स्रोत होता है वो खास तौर पर जो मेन स्रोत होता है वो यही होता है, टैक्स ही होता है उनका। ठीक है, तो उसके लिए भी अगर हम प्रावधान की बात करते हैं तो उसमें 243 एक्स, आर्टिकल 243 एक्स है उसके बारे में उसमें बताया गया है। 243 वाई की अगर बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन उसमें एक अपना भी अलग, जैसे इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके बारे में, उसकी संरचना, उसके मेंबर के बारे में जैसे कि मैंने बता चुका है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें डिस्क्वालीफाइड सबके लिए जो बनाया गया तो इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में भी बताया गया है। वो 243 वाई में आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका 243 जेड है ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ म्यूनसिपल पार्टीज। ठीक है, उनका अकाउंट भी ऑडिट होगा, कहाँ पे कितना काम कराया, इनकम क्या हुआ, उस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। आर्टिकल 243 जेड ए में बताया गया इलेक्शन टू द म्यूनसिपल पार्टी, इनका इलेक्शन का जो क्या प्रावधान और कैसे कब और कहाँ होता है इलेक्शन, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद 243 जेड वी एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में 243 जेड सी पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, इसमें भी इनका जो प्रावधान है। इसके अलावा आपका जो 243 जेड डी है उसमें बताया कमेटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। देखिए हर चीज़, देखिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, ना कि केवल देश, एक स्टेट, एक म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपालिटीज़ या कोई पंचायत या कोई ग्राम सभा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। जो भारतीय संविधान है उसी से चलती है। इसमें किसी का अपना कुछ भी नहीं होता है, कुछ किसी और का रूल बनाया हुआ नहीं होता। अगर हम 243 जेड ई की बात करते हैं, कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, इसके बारे में बताया गया, इसमें रूल बताए गए हैं, कैसे प्लानिंग की जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताए गए हैं। अगर हम आगे बढ़ते तो देखते हैं 243 जेड एफ, आर्टिकल 243 जेड एफ कंटिन्यूसली ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड द म्यूनसिपल पार्टीज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 243 जेड जी बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट टू इलेक्टोरल मैटर।
अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो सबसे लास्ट आर्टिकल है 243 ZG, जिसके बारे में बताया गया है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्ट्रॉल मैटर। तो इसमें आप कोर्ट का भी प्रावधान है, जो आर्टिकल 243 ZG में बताया गया है कि आप कोर्ट में कैसे भी जा सकते हैं अगर कोई मामला ऐसा फंसता है, कोर्ट तक जाने की बात आती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए। मैंने कोशिश चूँकि हमारी जो किताबें होती है काफ़ी सारा का सारा इंग्लिश में होती है, मैंने कोशिश किया कि इसको हिंदी में समझाने के लिए आप लोगों के लिए। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।